नमस्कार बंधुओं। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आज के वक्तव्य में हम लोग परिचर्चा क्या करने वाले हैं, सर्वप्रथम मैं उसी को बता दूं, क्योंकि कुमारिल भट्ट कहते हैं शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः संबंधः सब प्रयोजनम। आशा यह कि जब हम शास्त्र आदि का आरंभ करें या पठन अध्यापन अध्ययन या अध्यापन का आरंभ करें तो उसका प्रयोजन क्या है उसको हम पहले बताएं, और क्या पढ़ा रहे हैं वो भी बताएं। कहा गया है प्रयोजनम मनुद्देश्य मंदः पीना प्रवर्तते। आज हम आपको सबसे पहले जो करवा रहे हैं, आप यूजीसी का सिलेबस आपके पास होगा, तो यूजीसी के सिलेबस की जो 9वीं यूनिट है उसमें लिखा हुआ है ब्राह्मी लिपि का इतिहास एवं उत्पत्ति के सिद्धांत। यानी कि एक तो लिखा हुआ है ब्राह्मी लिपि का इतिहास, दूसरा लिखा है उत्पत्ति के सिद्धांत 9वीं यूनिट में, और 10वीं यूनिट में लिखा हुआ है गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि। कुल मिलाकर के अभी आप इतना समझिए कि जो ये लिखा हुआ है इसमें आपको लिपि का अध्ययन करना है, और मूलतः ब्राह्मी लिपि के अध्ययन की चर्चा की जा रही है। ब्राह्मी लिपि के लगभग सभी पक्षों के बारे में आपको यहाँ अध्ययन करना है। सेम ये यूजीसी का सिलेबस है, इसी प्रकार आरपीएससी के सिलेबस में भी है, उसमें भी है। आप देखेंगे आरपीएससी का जो लिए होंगे आप लोग, देखिएगा अपना सिलेबस कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का इतिहास क्या रहा है, वही बात मैंने यहाँ लिखी है। फिर लिखा है कि भारत में लेखन कला की प्राचीनता क्या है, कि कब से लेखन आरंभ हुआ, ये लिखा है। साथ ही ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है, तो वो ही सिद्धांत अभी आगे आपको लेक्चर्स में इस साइड ये दिख रही है, सिद्धांत ही लिख रहे हैं, आपको कंप्लीट नहीं दिख रहे होंगे, केवल भारतीय सिद्धांत दिख रहे होंगे, तो ये है। आगे हम देखेंगे शिलालेख आदि चीजें लगी हुई हैं, और अशोक गुप्त एवं अशोककालीन ब्राह्मी लिपि लगी हुई है आरपीएससी में, तो उसका भी यही सब सिलेबस है, सेम ही है। तो दोनों के जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस सामने रखिए, और सभी संदर्भों को आपको शामिल करना होगा। तो पहली बात तो ये हुई कि हम लिपि का अध्ययन करेंगे। अब ये हुआ कि लिपि का अध्ययन करेंगे कैसे, तो देखिए इस लेक्चर्स में जो ये होगा कंप्लीट लिपि के अध्ययन को हम पहले थ्योरेटिकल यानी कि सैद्धांतिक स्वरूप में अच्छे से इस चीज को पढ़ेंगे, और अगले लेक्चर्स में जब हमारा ये अध्ययन हो जाएगा, इसका सांगोपांग अध्ययन हो जाएगा, तब हम विभिन्न एग्जाम के इसके पीवाईक्यू करेंगे। उन सबको मैंने देख करके ही, सभी के आधार पर ही यह सब कंटेंट तैयार किया है, आपके लिए बनाया है, तो वह आपको करवाएंगे। यानी कि पहले पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चंस कराएंगे। अब देखिए इसमें मेरे क्लासेस के विद्यार्थी भी आप लोग सुन रहे होंगे, तो आपको भी यही अध्ययन करना है, आपके लिए भी यह इससे अच्छा कंटेंट हो ही क्या सकता है। अब देखिए ये हुआ कि मैं अब आपको नोट्स की आएगी कि सर नोट्स कैसे बनाए, तो एक तो आपको मैं यहाँ अभी पढ़ाऊंगा तो बोलते हुए चलूंगा और चीजों को दिखाऊंगा, तो आप उससे नोट्स बना लेंगे। दूसरा, ये जो दोनों ये जो लिखा हुआ है इसकी अच्छे से फोटो निकाल करके मैंने रखी हुई हैं, वो फोटो आपको प्रदान कर दूंगा, तो वो भी आप लिख पाएंगे। वैसे भी आप भी चाहें तो एक फोटो अभी भी ले लीजिए, मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूं, इस वाले की अभी भी ले सकते हैं आप फोटो। अब क्या होगा, इसके बाद इसका हैंड रिटन नोट्स लिख करके भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और जब ये आप पढ़ लेंगे। और इसी तरीके से होगा, चार्ट भी यही सब होंगे, इसी तरीके से चार्ट होंगे। साइट भी काफी बोर्ड पर चार्ट बने हुए हैं, लेकिन आपको सटीकता से थोड़ा सा दिख पाए इसलिए मैंने ऐसा कर रखा है, यहाँ पर कि पास कर रखा है। अब पढ़ेंगे क्या इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या क्या कवर करेंगे, तो ये समझेंगे कि भाषा और लिपि में संबंध कैसा है, संपूरकता का है, विरोधात्मकता का है, या क्या संबंध है, भाषा क्या है और भाषा के उद्देश्य क्या है, लिपि क्या है, लिपि के उद्देश्य क्या है। सबसे पहले इस चर्चा को करेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे, जब भाषा और लिपि को समझ जाएंगे, जैसे कि हिंदी भाषा है देवनागरी लिपि है उसकी, अंग्रेजी भाषा है रोमन लिपि है उसकी, तो ऐसे जब हम इन चीजों को समझ लेंगे भाषा और लिपि में क्या अंतर है, फिर हम समझेंगे यहाँ कि लिपि के विकास के जो 3 चरण रहे हैं, उसका प्रथम चरण क्या रहा है, द्वितीय चरण क्या रखा है, तृतीय चरण रखा है। यानी ये लिपि, जो भी लिपि बनी है, ब्राह्मी हो चाहे वो खरेष्टी हो या फिर कोई भी लिपि कैसे बनती है, उसके क्या चरण होते हैं, आखिर कैसे लोगों ने लिपि बनाने का सोचा होगा, इन सब की चर्चा करेंगे। यानी कि लिपि के विकास के 3 चरण समझेंगे। उसके उपरांत हम समझेंगे कि भारत में लिपियों का इतिहास क्या है या विकास क्रम क्या है। देखो यही लगा हुआ है,
ब्राह्मी लिपि का इतिहास, उत्पत्ति के सिद्धांत। यहां भारत में लिपियों का इतिहास समझेंगे और केवल ब्राह्मी का आपको पता पढ़ना है, लेकिन ब्राह्मी के साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि जो सिंधु लिपि है वो क्या है, ब्राह्मी लिपि है वो क्या है, खरोष्टी लिपि है वो क्या है। इन सबसे यानी कि तुलनात्मक अध्ययन करते हुए लिपियों का भारत में क्या इतिहास रहा है 4000 वर्ष ईसा पूर्व में जो सिंधु लिपि रही उससे लेकर के अभी तक जो हम देवनागरी आदि कर रहे हैं उनका, ऐसे उत्तरी गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, नागरी लिपि, शारदा लिपि, सभी चीजों के बारे में आपको बताएंगे कि ये नागरी लिपि भी आई है यानी कि देवनागरी लिपि ये भी कहां से आई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, उसके अगले लेक्चर्स में फिर हम पढ़ेंगे क्या कि उत्पत्ति के सिद्धांत, उत्पत्ति के यानी कि पहले ब्राह्मी लिपि के इतिहास से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट उत्पत्ति के जो सिद्धांत आपके लगे हुए हैं, इस उत्पत्ति के सिद्धांत से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर गुप्तकालीन और अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का हम लोगों को तुलनात्मक अध्ययन करना है और देखना है कि इन दोनों में क्या अंतर रहा है। गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि अपनी विकास अवस्था में थी और वहीं अशोक काल में पहुंचते पहुंचते पूर्णतः विकसित अवस्था में पहुंच गई। इसलिए विकासशील और विकसित में अंतर होता है, जैसे विकसित देश अमेरिका आदि और भारत विकासशील आदि, तो काफी स्तर पर अंतर है। ऐसे ही लिपियों में भी होता है, हर चीज का एक चरण होता है कि कैसे लिपियों का विकास हो रहा है। तो गुप्त काल में जो प्रयोग की गई ब्राह्मी है उसमें कुछ अंतर है, ऐसे ही अशोक काल की में है, तो ये करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग सेपरेट अध्ययन करेंगे ब्राह्मी लिपि का। अभी ब्राह्मी लिपि का अध्ययन नहीं, अब ब्राह्मी का अध्ययन करेंगे, ये तो इतिहास वगैरह बता दिया। फिर ब्राह्मी लिपि की विशेषताओं को समझेंगे, इसमें कितने वर्ण होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से अभिलेख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही खरोष्टी लिपि का फिर अध्ययन करेंगे सेपरेट। तो इसमें 3 लेक्चर्स आएंगे आपके, ये पहला है, उसके बाद दूसरे में ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के सिद्धांत होंगे और तीसरे में ब्राह्मी लिपि के बारे में, खरोष्टी लिपि के बारे में, और भी ये छोटी छोटी देवनागरी लिपि या फिर ग्रंथ लिपि या फिर कलिंग लिपि, इन सब के बारे में भी अध्ययन होगा। यहां हम इसके सिद्धांत, इतिहास की चर्चा करेंगे, आज विकास चरण की चर्चा करेंगे और भाषा और लिपि के अंतर की बात कर रहे हैं। तो इतना कहने से पहले इसलिए मैंने इतना बता दिया आप लोगों को कि ये स्पष्ट हो जाए भाई कि पढ़ के आ रहे हो आप लोग और पढ़ोगे क्या, आगे करोगे क्या। यानी कि अगले 3 लेक्चर्स आपके थ्योरी के होंगे जिसमें लिपि का बहुत अच्छे से अध्ययन हो जाएगा। करवाने को तो एक ही लेक्चर में ये हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ जो संसाधन है उनकी इतना ही है कि एक बार में हम एक बोर्ड ही यहाँ ला सकते हैं अच्छे से, दोबारा में दूसरा बोर्ड ला सकते हैं, तीसरी बार में तीसरे कंटेंट लिख करके ला सकते हैं। उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग ऐसा हम लोगों को करना होगा। अब देखिए, तो यहां हम लोगों ने देखा कि अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं और चौथे लेक्चर्स में केवल पीवाईक्यू होंगे, जो कम से कम आरपीएससी, एमपीपीएससी या एचपीएससी जो भी स्टेट हैं, यूजीसी नेट के जो भी पिछले 8-10 साल से क्वेश्चंस आए हुए हैं, लगभग लिपि पर केवल हम 50 से 60 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जितने भी होंगे प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे आपका इस तरीके से आपको समग्र अध्ययन भी करना चाहिए, करवाता भी हूं, तो इसी तरीके से हम लोग ये अध्ययन करेंगे। चलिए अध्ययन करना आरंभ करते हैं। सबसे पहली बात कि भाषा और लिपि में अंतर क्या है, तो मैं आपसे पूछता हूं भाषा क्या है, बताइए क्या समझते हैं आप भाषा को। देखिए, जब भाषा क्या है यह आती है तो पहले तो हम लोगों ने भाषा विज्ञान भी पढ़ा है, उसमें भी समझा, लेकिन भाषा बोल रहे हैं हम, यही है, यानी कि जो ध्वनि निकल रही है वही भाषा है। जब हम ध्वनि के अर्थ को समझने लगते हैं तो वो भाषा होती है। ध्वनि तो कई तरीके से निकलती है, लेकिन ध्वनि के अर्थ का जब हम अभिज्ञान करने लगे तो वो भाषा होती है। कहा गया है व्यक्तायाम वाची, कि जिससे हम व्यक्त करें, वाची बोल करके। तो जब हम बोल करके कुछ व्यक्त करना चाहें और उसको श्रोता समझ सके, यानी कि एक तो हो गया वक्ता, यानी कि मैं बोल रहा, आप सुन रहे, और बोल रहे और सुन रहे, उसके बीच आप अर्थ भी समझ रहे, यही है भाषा। ये जो मैंने प्रक्रिया बताई इसमें लिखने का कोई रोल ही नहीं है। मेरे ने एक ध्वनि निकाली, उस ध्वनि का कोई अर्थ है और वह अर्थ आप समझ रहे हैं, तो आप हुए श्रोता, मैं हुआ वक्ता,
और बीच में जो ध्वनि बोली गई है वो हुई भाषा। उस भाषा को आप समझ रहे हैं, यानी कि भाषा श्रव्य है। क्या है? श्रव्य है, सुनने योग्य है, सुन सकते हैं। भाषा ध्वनि है, उस ध्वनि को सुनते हैं, यानी कि व्यक्तायाम वाची, यानी कि ध्वनि और श्रव्य है। अब देखो, जब मेरे मुंह से निकला, आपके मुंह पर आपने सुना, मैंने बोला, आपने सुना, इसके बीच में कोई अन्य चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी लिखने की। साथ ही बोलने के बाद, आपके सुनने के बाद ये चीज नष्ट हो गई, वो ध्वनि। अब मुझे यदि कुछ नया बोलना है तो नई ध्वनि प्रकट करनी पड़ेगी। यानी कि अस्थाई कैसे है ये भाषा, कि बोलो, हम बोलेंगे, ध्वनि श्रोता तक पहुंचेगी तो पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी तो समाप्त हो जाएगी, विनष्ट हो जाएगी। तो इस स्वरूप में ये भाषा अस्थाई है। ठीक है, भाषा ध्वनि है, श्रव्य है, अस्थाई है। अब भाषा के माध्यम से हम सभी विचार व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, भाषा के माध्यम से हम कुछ विचार अवश्य व्यक्त कर सकते हैं, जरूर व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, भाषा के माध्यम से आप कुछ विचार कर सकते हो, भाव व्यक्त कर सकते हो। कवि लोग करते हैं, कवि लोग जैसे आप यही देखो कि शोकः श्लोकत्वमागतः, जैसे हमारे वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि ने करुण रस प्रधान काव्य लिखा, तो करुण रस के उन्होंने भाव व्यक्त कर पाए वहां किए। ऐसे ही आप कई भी ग्रंथ देखेंगे, इंदुमती स्वयंवर हो या कहीं भी, कई जो भी ग्रंथ हो, जो भी रस होता है वो भाव ही होते हैं एक प्रकार से। तो इस तरीके से, चाहे वो यक्ष की दशा कालिदास बताती हो तो वहां भी भाव ही है। तो कुछ भाव व्यक्त कर सकते हो, लेकिन संपूर्ण भाव व्यक्त भाषा से नहीं होते हैं, क्योंकि भाषा किस स्तर पर आपका भाव है, कैसा भाव है, वो सब बताने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है भाषा बनाने का, क्यों बनी होगी आखिरकार भाषा? तो भाषा संवाद के उद्देश्य से बनी है, कि वार्तालाप हो सके। दो लोग समाज में रहते हैं एक साथ, उन्हें आवश्यकता पड़ती है, तो भाई उन दोनों के मध्य में संवाद भी तो हो पाए। यदि संवाद नहीं हो पा रहा है फिर क्या मतलब है? तो संवाद करने के उद्देश्य से भाषा बनाई होगी, यानी कि अभिव्यक्ति के लिए या संवाद के लिए भाषा बनाई गई है। तो ये उद्देश्य हुआ भाषा का, कि भाषा एक, अब मूल देख लेते हैं, ध्वनि है, श्रव्य है, सुन सकते हैं, ये अस्थाई है चूंकि ये नष्ट हो जाती है, इसमें कुछ भाव व्यक्त कर सकते हैं, समग्र भाव व्यक्त करना भाषा की भी बस की बात नहीं है। संवाद या अभिव्यक्ति के उद्देश्य से भाषा का निर्माण हुआ होगा, और हुआ है, क्योंकि संवाद कर सके, बात कर सके। ठीक है, अब देखो, अब लिपि, अब समझ लिपि की जरूरत क्यों पड़ी, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। लोगों ने विचार किया, संवाद किया, उन्होंने यह भी समझा कि जो हम चीजें कह रहे हैं या वार्तालाप कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण चीज वार्तालाप कर रहे हैं, और इसको भविष्य वाले लोगों को पहुंचाना चाहिए मुझे। अब कैसे पहुंचाओगे, ये समझ में आया। यानी कि इन्होंने कोई सृजन किया, कुछ नई चीज बनाई, इनोवेशन किया, तो उसको आगे पहुंचाने के उद्देश्य से इन्होंने लिपि का बनाया। लिपि की आवश्यकता ही पड़ी, किसमें लिखोगे? देखो, ध्वनि तो है, उस ध्वनि को वर्ण में बदलना है, उस ध्वनि को अक्षर में बदलना है, उस ध्वनि को चित्र में बदलना है, किसी ना किसी में बदल करके पहुंचाना है, तब तो वो पहुंचेगी। समझ पा रहे हो? अब उस समय आप कहोगे रिकॉर्डिंग करके पहुंचा दे, तो रिकॉर्डर था क्या उस समय, जिस समय ये बात कर रहे होंगे, विकास हुआ होगा, रिकॉर्डिंग करके पहुंचा देंगे? नहीं। तो कैसे पहुंचाया जाए आगे तक? इसके लिए ध्वनि को हमें वर्णों में, यानी कि ये ध्वनि का यह अर्थ है, इस ध्वनि का यह अर्थ है, उसको वर्णों में बदलना, ये काम है। तो क्या है, जो लिपि होती है वो लेख है, यानी कि लिखने वाली चीज है, ये सुनने वाली चीज है। इसलिए पहले आपको ये पढ़ाया कि भाषा श्रव्य है जहां, वहीं लिपि लेख है, लिखने वाली चीज है। भाषा के द्वारा हम जो ध्वनि बोलते हैं, जब उसको हम चित्र के स्वरूप में, वर्ण के स्वरूप में, अक्षर के स्वरूप में या संकेतों के स्वरूप में लिखें, वही लिपि है। यानी कि जब ध्वनि को स्थायित्व प्रदान करने के लिए
क्योंकि हमें स्थायी बनाना चाह रहे हैं उसको। स्थायित्व प्रदान करने के लिए चित्र, वर्ण, अक्षर अथवा संकेत के माध्यम से लिखे या चिन्हित करें, उसे ही लिपि कहते हैं। तो आप देख रहे हो लिपि की परिभाषा क्या है। अब कहीं पूछे कि लिपि क्या है, तो आप कहोगे जब हम भाषा को स्थायी स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से वर्णों, चित्रों, अक्षरों अथवा संकेतों के रूप में लेखन करें या चिन्हित करें, तो उसे लिपि कहते हैं। ये हो गया। तो लिपि क्यों बनाई गई? स्थायित्व प्रदान करने के लिए, कि भाषा को स्थायित्व हमेशा प्रगति रही है। हमारी चीज जो हमें पसंद है, हम चाहते हैं वो हमारे पास हमेशा बनी रहे, है ना। जो आपको प्रिय हो वो चाहते हैं आप हमेशा हमारे पास बनी रहे। जैसे एक बार आपकी नौकरी लग गई तो क्या आप छोड़ना चाहोगे? एक बार यदि आपको सुंदर गर्लफ्रेंड मिल गई तो क्या आप छोड़ना चाहोगे? नहीं चाहोगे। आप चाहोगे मेरे पास बनी रहे। फिर आप प्रयत्न करोगे, गिफ्ट भी दोगे, है ना, रोज डे भी करोगे, प्रपोज डे भी करोगे, ये सब करना पड़ेगा। कारण यह है कि आप स्थायित्व प्रदान करना चाह रहे हैं। इसलिए जब हम भाषा को एक लंबे समय तक स्थायित्व प्रदान करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसे चित्रों में, वर्णों में, अक्षरों में और संकेतों में बदलना पड़ेगा। ऐसे ही यदि आप अपनी लव लाइफ या फिर कहो कि अपनी प्रेमिका को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको गिफ्ट वगैरह देते रहना पड़ेगा, वरना, है ना, भाग जाएगी। चलिए, तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि जो लिपि है वो चित्र के स्वरूप में, वर्ण के स्वरूप में, अक्षर या संकेतों के स्वरूप में होती है। यानी कि समझो आ, ई, उ, ये सब वर्ण है ना, ये लिपि है। कौन सी? देवनागरी में हमारे है। तो ऐसे ही जैसे हिंदी एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, और उसकी लिपि हम किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी में। आप देखना, हिंदी के शब्द और संस्कृत के शब्द तो एक ही जैसे रहते हैं। का हिंदी का आ और संस्कृत का आ अलग अलग बनता है? नहीं, का दोनों का सेम बनता है। तो चूंकि लिपि एक है संस्कृत की और हिंदी की। अब भाषा व्याकरण भाषा की होती है, समझना, तो व्याकरण भाषा में होती है, इसलिए संस्कृत के जब लिखी होती है तो उसकी व्याकरण विशेषताएं अलग होती हैं, हिंदी की अलग होती हैं। ऐसे ही अंग्रेजी है, अंग्रेजी रोमन लिपि में है, तो अंग्रेजी किस लिपि में है? रोमन में है। अब ये भी समझो, भाषा बिना लिपि के भी रह सकती है और हो सकती है। विश्व में लगभग 3000 के करीब भाषाएं हैं, लेकिन आप कहो कि 3000 लिपियां हैं, नहीं है। लिपियां 3000 नहीं है, लिपियां केवल 40 हैं, लगभग 40 हैं, इसमें से 11 लिपियां भारत में प्रयोग की जाती हैं। तो इस तरीके से लिपियां जरूरी नहीं कि जितनी लिपियां हो उतनी ही भाषाएं हो, या जितनी भाषाएं हो उतनी लिपियां हो। भाषा किसी लिपि को अपनाती है। ऐसी जैसे अभी आप हिंदी चाहे या संस्कृत चाहे तो वो रोमन में भी अपनाया जा सकता है। जैसे आप हिंदी लिखते हो और हिंदी को आप चैटिंग में रोमन लिख देते हो। आप हिंदी देवनागरी में चैटिंग करते हो क्या? आप हिंदी को या संस्कृत को चैटिंग कर देते हो कभी कभी रोमन लिपि में, अंग्रेजी की तरह, क्या हो रहा, KYA, इस तरीके से, है ना, HO हो इस तरीके से। तो ये लिपि बदल देते हो चैटिंग में, ठीक है। तो ये हुआ लिपि और भाषा में अंतर। मैं समझता हूं समझ में आया होगा कि लिपि और ये है कि देखिए, लिपि भी आपकी स्थायी स्वरूप में रहती है, सुरक्षा भविष्य में बनी रहे, इस उद्देश्य से बनाई गई भाषाओं की या चीजों की। इसलिए लिपि की आवश्यकता किस लिए पड़ी? स्थायित्व प्रदान करने के लिए और सुरक्षा भविष्य में की जा सके किसी जो हम विचार व्यक्त कर रहे हैं उन सभी चीजों की। यानी कि यदि लिपि नहीं होती तो आज जो वेद हमारे पास पहुंच पा रहे हैं, या जो भी ज्ञान श्रृंखला आ पा रही है, वो उसमें मूल कारण एक लिपि का है, ध्यान रखिएगा। और भाषा है, यानी कि भाषा और लिपि के मध्य में संबंध कैसा हुआ बोलो? तो इस दोनों के मध्य में संबंध हुआ संपूरकता का। कैसा संबंध हुआ? संपूरकता का संबंध हुआ, ध्यान रखिएगा। संपूरकता का संबंध है इन दोनों में, सहयोगी है एक दूसरे के, ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि जो लिपि बनी वो किस तरीके से बनी होगी, क्या उसके चरण रहे होंगे, उसकी चर्चा करते हैं। लिपि विकास के मूलतः 3 चरण रहे होंगे, या 3 चरण हो सकती है जब लिपि विकास किया होगा। कैसे? सुरक्षा करने की दृष्टि से।
तो हमने ध्वनि को वर्णों में कैसे परिवर्तित किया होगा, अक्षरों में या संकेतों में? तो सबसे पहले हमने ध्वनि को परिवर्तित करना चित्रों में स्टार्ट किया। ये प्रथम विकास था, प्रथम चरण था। आप देखते हैं भीमबेटका की गुफाओं आदि में चित्र उद्धृत हैं। उससे पहले भी आप देखेंगे तो कई जगह पर आपको चित्रों के रूप में दिखेंगे बने, और चित्र के माध्यम से ये जैसे कि हम यही का देख लें भीमबेटका का एक वहां पर जानवर है, और जानवर को चारों ओर से कुछ जनजाति या जो भी लोग हैं वो घेरे हुए हैं, जिसे हम आदि मानव कहते हैं, घेरे हुए हैं और उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं। इससे क्या समझ में आ रहा है? ऐसा चित्र बना है। वो चित्र व्यक्त कर रहा है कि लोग उस समय पशुओं को मार करके अपने भोजन आदि की व्यवस्था करते थे। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि पशुओं को मार करके भोजन आदि की व्यवस्था करते थे। तो ये क्या हुआ? ये हुआ चित्र के रूप में बदलना। तो पहला चरण यही रहा होगा, चूंकि चित्र बनाने के लिए कोई भी चीज है, जैसे हमें कुछ बनाना है, जैसे व्यक्ति को बताना है, तो व्यक्ति को चित्रलिपि में क्या होता है कि हम आसानी है चित्र बना देंगे उस चीज का। जैसे ये चित्र बनाया, जैसे व्यक्ति बनाना है तो उसको व्यक्ति का चित्र बना दीजिए, पेड़ बनाना है तो पेड़ का चित्र बना दीजिए, इस तरीके से लिपि हो जाएगा। तो पेड़ को देख करके व्यक्ति समझ जाएगा कि पेड़ की बात कर रहा है, चित्र को देख करके चित्र की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? छोटे जब विद्यार्थियों को हम पढ़ाते हैं तो यही तो दिखाते हैं, ये क्या है? वो देखता है टमाटर टाइप का है। समझ में आ रहा है? फिर बगल में वही टमाटर लिखा रहता है या कुछ भी लिखा रहता है। तो आसानी होती है, लेकिन इसके साथ कई सारी समस्याएं भी होती हैं। और आपके को बताएं कि चीनी और जापानी जो है आज भाषा, वो चित्रलिपि के ही उदाहरण है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से आज चित्रलिपि के उदाहरण क्या है? तो चीनी भाषा और जापानी भाषा चित्रलिपि के उदाहरण हैं। इसमें चित्र बना करके हम समझते हैं, लेकिन इसके साथ समस्या ये आएगी कि हम कितना चित्र बनाएंगे। जैसे वर्णों को तो ये होता है कि हमने इंग्लिश में 26 लेटर बना दिए हैं, वहीं हिंदी में अलग लेटर हैं। वैदिक संस्कृत में हम पाणिनि के अनुसार देखें तो 63 चतुर्षष्टि यानी कि 63 64 हैं। इस तरीके से सब में अलग अलग वर्ण आते हैं। तो यहाँ हम वर्ण का तो एक लिमिट बना दिए, लेकिन कितना चित्र बनाओगे? और दूसरा, चित्र बना भी लोगे तो चित्र कोई चीज कहना है या कुछ बताना है तो चित्र बनाने में कितना टाइम लगेगा? चित्र बनाना ही आसान है क्या? और दूसरा, हूबहू वैसे ही चित्र बना पाओगे? जैसे आपको दो गायों में अंतर बताना है, नील गाय में और एक सामान्य गाय में, तो कैसे बता पाओगे? चित्र बता पाएगा ये अंतर? नहीं, थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाएगा। यानी कि ये समस्या रही चित्रलिपि के साथ। अब लोगों ने सोचा यार चित्र मित्र बार बार बनाना पड़ता है, कैसे काम चलेगा, कब तक चित्र बनाते रहूंगा, कितना चित्र बनाऊंगा? तो लोगों को समझ आया नहीं यार ये ठीक नहीं है, कुछ नया चाहिए अपन को। और मानव मस्तिष्क है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उन्होंने भाव व्यक्त इसमें कर नहीं सकते थे, चित्र में भाव व्यक्त कैसे करोगे? होते ही नहीं थे। तो फिर उन्होंने भाव लिपि आया, जिसमें उन्होंने क्या किया कि चित्र के साथ भाव व्यक्त करने के लिए भी बनाया गया। तो दूसरा चरण जो विकास का रहा वो चित्रलिपि से भाव लिपि के रूप में रहा। इसमें भावों को व्यक्त करने के लिए चित्र में भी ऐसी कुछ क्रियाकलाप कर दिए गए, कुछ ऐसा इनोवेटिव करने का प्रयास किया जिससे कि भाव भी व्यक्त हो जाए। जैसे कि चित्र में ये चित्र बनाएंगे और चित्र में आंखें बना दिए, हम किसी का चेहरा बना दिए और उससे रोने के आंसू टपका दिए, तो क्या हो गया? वो आप समझ गए कि ये रो रहा है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं बताता हूं, इमोजी। चैटिंग में इमोजी भेजते हो ना, वो इमोजी क्या करते हैं? किसी में हंसता है, किसी में रोता है, किसी में ऐसी लाल आंखें निकालता है, आपका है ना, मजाक कर रहा हूं। तो लाल आंखें निकालता है। तो सबसे अच्छा इस भावलिपि का उदाहरण है इमोजी। इमोजी जो आप भेजते हो वो इमोजी भाव व्यक्त कर देता है, बस वही भावलिपि है। चित्रलिपि में जो चित्र देख करके करते हो। अब तीसरा चरण क्या रहा? लेकिन इसके साथ भी वही समस्या रही, सभी चीजें समाहित हो नहीं पा रही थी। और दिक्कत ये है कि कितना चित्र बनाएगा, कितना इमोशंस बनाएगा, कितना भाव व्यक्त करेंगे, सब तो हो नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे दुख हो रहा है तो कैसे बनाओगे चित्र में कि दुख हो रहा है ना? ऐसा करोगे कि दर्द हो रहा है, मतलब उस टाइप से कुछ कर बना दोगे। लेकिन वैसा भी यदि आप बना दिए तो समस्या कहाँ क्या आएगी दर्द में, कि क्या दर्द हो रहा, पेट दर्द हो रहा या आंख दर्द हो रही या क्या दर्द हो रहा, तो वो भी समस्या आ जाएगी। समझ में आ रहा? तो बहुत सारी समस्या रहती है, इसलिए भावलिपि से भी इनका मन नहीं भरा। सोच यार और कुछ बनाना पड़ेगा, इससे काम न चल रहा। और तीसरा चरण जो आया वो ध्वनि लिपि के रूप में आया, कि अब हम ध्वनि को क्या करेंगे, जो ध्वनि है उसका कुछ अर्थ बता देंगे। जैसे उसका कुछ अर्थ बना देंगे, उस ध्वनि का कोई अर्थ होगा, एक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होगा। तो इसी से आया। और ये ध्वनि लिपि मूलतः दो रूपों में है, एक तो अक्षर बनाए गए,
अक्षरिक और दूसरा वर्णनात्मक, वर्ण बनाए गए। तो मूलतः जो देवनागरी लिपि है, जिसमें हम आ ई उ ये सब है, अयोडल की यो मयो छह वरट ये सब मान सकते हैं। ये जो देवनागरी लिपि है, अक्षरिक लिपि, चूंकि जो देवनागरी लिपि है वो भी ब्राह्मी से ही आई है, एक तो यहाँ आप देख रहे हैं। तो जो देवनागरी लिपि है वो किसका उदाहरण है? वो आपका ध्वनि लिपि का उदाहरण है। और ध्वनि लिपि में अक्षरिक लिपि का उदाहरण है कि अक्षर है, अक्षर बना लिए कि इस अक्षर का ये अर्थ हो, ऐसा। और रोमन है वो वर्णनात्मक लिपि है। लोग कहा जाता है कि रोमन लिपि वर्णनात्मक लिपि सभी लिपियों में ठीक है, श्रेष्ठ है, लेकिन कई विद्वान ये भी सिद्ध करते हैं कि ये देवनागरी लिपि बेस्ट है। इस तरीके से ये डिबेट चलता रहता है, ये अपने काम का नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है, तृतीय जो चरण आया, इस चरण में ये समस्या समाप्त हो गई। इन्होंने क्या किया, अक्षर भी एक लिमिट में बना लिए, वर्ण भी लिमिट में बना लिए, 26 लेटर बना दिए, हो गया, उसी को घुमाते फिराते रहेंगे। ऐसे इन्होंने अक्षर बना दिए तो अक्षरिक हो गया। तो अक्षरिक और वर्णनात्मक इस तरीके से ये हो गया। देवनागरी लिपि अक्षरिक है और वहीं रोमन लिपि वर्णनात्मक है। अभी तक हम लोगों ने अब ये समझा कि जो विकास का चरण रहा है, 3 रहे हैं। सबसे पहले चित्रलिपि आई है। चित्रलिपि में चीनी भाषा ही इसका उदाहरण है, जापानी है। भावलिपि का भी चीनी भाषा और जापानी है। उसी भाषा में अभी भी उन्होंने आगे चल के आप इन्हीं ने क्या किया कि इस रूप में वर्गीकरण किया। जैसे जो चित्र बना रहे हो, अब चित्र तो बना ही रहे हो मनुष्य का, उसको रुलाना ही तो है, तो भाव हो जाएगी, है ना। तो रुला दिया इन्होंने अगले चित्रों में, इस तरीके से कर दिया। तीसरा चरण ध्वनि का था, ध्वनि लिपि का था, लेकिन उन्होंने उसको और आगे चीनी नहीं बढ़े, और नहीं तो ध्वनि लिपि की ओर भी आगे बढ़ सकते थे, उनका उसी से काम चल गया, इसलिए वो आगे नहीं बढ़े हैं। आपको बताऊं, जो हमारी हड़प्पा लिपि है, अभी आगे पढ़ाऊंगा हड़प्पा लिपि के बारे में या सिंधु लिपि के बारे में, वो भी चित्रात्मक ही कही जाती है। चित्र मिलते हैं, उसमें चित्र बने रहते हैं, उसका कोई अर्थ होगा। हालांकि वो पढ़ी नहीं गई है, इसलिए उसके बारे में स्पष्टता से कहना थोड़ा सा जटिल होता है मुझे नहीं, लेखकों को, और जो इस पर विचार करने वाला भाषा विज्ञानी है या लिपिवेत्ता आदि इतिहासवेत्ता है, उन सब के लिए, है ना। और मैं ऐसा कुछ कहूंगा नहीं, मैं तो उन्हीं के विचार बता रहा हूँ जो ये सब रिसर्च कर चुके हैं, उनके अध्ययन को ही करके आपको अध्ययन करा रहा हूं, उन्हीं की बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं सरल भाषा में, यही है। तो ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोगों ने समझ लिया भाषा और लिपि में अंतर क्या है, लिपि के कैसे विकास हुआ होगा, क्या इसके चरण रहे होंगे। अब तीसरा हम देखते हैं सबसे बड़ा, तो आपसे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ये इस बोर्ड में जो कंटेंट लिखा है, ये एक टॉपिक्स और लिपियों का इतिहास पढ़ाने के बाद में ये सभी के क्वेश्चंस भी आपको यही बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। जैसे कि ये भी पूछेगा चीनी और जापानी किसका उदाहरण है, चित्रलिपि, भावलिपि, ध्वनिलिपि या वर्णलिपि, कुछ भी बना देगा तो आप कहेंगे चित्रलिपि का उदाहरण है। जैसे आपसे पूछेगा कि देवनागरी किस चीज का उदाहरण है, तो आप कहेंगे ध्वनिलिपि का उदाहरण है और अक्षर लिपि का उदाहरण है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। आगे आपको ये स्थायी अस्थायी से पूछा जा सकता है। लिपि एक स्थायी है, भाषा एक अस्थायी है, पूछा पहले भी गया है, ठीक है। जो ये लिपि है वो चित्र में है, वर्ण में है, अक्षर में है, संकेत में है, ये भी ध्यान रखिए।